अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम एवरीबॉडी। आज हमने चैप्टर नंबर 14 के शॉर्ट क्वेश्चंस पढ़ने हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए हमें वही थ्योरी और वही कॉन्सेप्ट्स वही फार्मूलाज यूज़ करेंगे हम, जो कि हमने इस चैप्टर के अंदर थ्योरी में स्टडी किए हैं। तो थ्योरी को हमने डिटेल से स्टडी कर लिया। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म के आज हमने शॉर्ट क्वेश्चन शुरू करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास गिवन जो डेटा है उसमें एक करंट की लूप है, और उस लूप को हमने एक मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। अब हमने ये बताना है कि उसके अंदर से जो फ्लक्स है वो किन किन सिचुएशंस में मैक्सिमम और मिनिमम होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मैक्सिमम क्वेश्चन नंबर 1 है, और इसमें हमने ये देखना है क्वेश्चन नंबर 1 में कि मैक्सिमम फ्लक्स जो है वो कब होगा और मिनिमम फ्लक्स कब होगा। तो हम देखते हैं कि मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो कब होगा। तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स बेसिकली होता है एट थीटा इज इक्वल टू 0 सिंस फाई बी इज इक्वल टू बी डॉट ए के होता है, और इसको अगर हम एक्सपेंड करते हैं तो बी ए इंटू कॉस थीटा लिख सकते हैं। एट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज़ क्या होगा, फाई बी विल बिकम इक्वल टू बी ए इंटू कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू 1 आ जाता है, और ये बराबर आ जाएगा बी ए के। सो इट इज़ मैक्सिमम फ्लक्स जो है वो कब होगा, व्हेन प्लेन ऑफ लूप इज़ फॉर 0 डिग्री, सॉरी यहाँ पे आपने 0 डिग्री लिखना है, फॉर 0 डिग्रीज। एंड 0 डिग्री जो है वो कब होता है, व्हेन लूप प्लेन ऑफ द लूप इज़ पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। और अगर हम इसको ड्रॉ करें तो हम किस तरह से ड्रॉ करेंगे कि अगर हमारे पास एक लूप है कुछ इस तरह से, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो कुछ इस तरह से हैं। अब इसका जो एरिया होगा, एरिया इस तरह से होगा, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दोनों आपस में पैरेलल हैं। थीटा विल बी इक्वल टू 0 डिग्री। तो इस पोजीशन में हम कहेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स जो है ये मैक्सिमम होगा। उसके बाद हम देखते हैं मिनिमम फ्लक्स जो है ये कब होगा। तो मिनिमम फ्लक्स के लिए यही फार्मूला हम दोबारा यूज़ करेंगे, और मिनिमम फ्लक्स तब होगा जब प्लेन ऑफ द लूप इज़ परपेंडिकुलर नॉट पैरेलल। सो व्हेन प्लेन ऑफ लूप इज़ perpendicular टू फील्ड, और परपेंडिकुलर टू फील्ड जब होगा तो थीटा विल बी इक्वल टू 90 डिग्रीज़ होगा। अब इसकी जो फिज़िकल सिचुएशन बनेगी वो किस तरह से बनेगी। फिज़िकल सिचुएशन में एरिया का जो वेक्टर है ये अपवर्ड है। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं या तो ऊपर से गुज़र जाएंगी या फिर नीचे से, और इनके दरमियान जो एंगल बनेगा वो थीटा इज़ इक्वल टू 90 डिग्री होगा। और फाई बी मैथमेटिकली ये बी ए इंटू कॉज ऑफ 90 डिग्री के बराबर होगा, और ये 0 के बराबर होगा क्योंकि कॉज ऑफ 90 इज़ इक्वल टू 0 होता है। सो मिनिमम और मैक्सिमम फ्लक्स के लिए हमारे पास परपेंडिकुलर और पैरेलल की दो कंडीशंस जो हैं वो यहाँ से आ गई। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 में हमने ये बताना है कि अगर कोई स्टेशनरी चार्ज कंसीडर किया जाए तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बाय मैग्नेटिक फोर्स जो है उसके लिए, या मैग्नेटिक फील्ड के लिए, बाय एम्पियर्स लॉ बी इज़ given by b dot delta L is equal to mu naught times I। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो b जो है, अगर हम इसके लिए एक स्टेशनरी चार्ज कंसिडर करते हैं और इसके अराउंड एक लूप कंसिडर करते हैं जिसको हम कहते हैं दिस इज़ एम्पीरियन
लूप। और एम्पीरियन लूप जो है इसके अंदर हमने करंट फाइंड करना होता है। एम्पीरियन लूप यहाँ पे सम ऑफ दीज डेल्टा एल्स होगी, तो ये बी बराबर आ जाएगा बी इंटू डेल्टा एल की जगह पे हम लिख सकते हैं 2πr, आर इज़ रेडियस ऑफ दैट लूप, और म्यू नॉट टाइम्स आई। अब हमने करंट फाइंड आउट करना है सिंस, और इसको हम लिख सकते हैं b इज़ इक्वल टू म्यू नाट आई ओवर 2πr, इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। और करंट हमें पता है सिंस I इज़ इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी। ठीक है जी। अब हमने डेल्टा क्यू जो है यहाँ पे ये क्या चीज़ है, डेल्टा क्यू इज़ चेंज इन द अमाउंट ऑफ चार्ज, चार्ज की जो मकदार है इसके अंदर चेंज। तो चूंकि ये चार्ज रुका हुआ है, इसके अंदर कोई चेंज प्रोड्यूस नहीं होगी, इट मींस डेल्टा क्यू जो है इसके अंदर नो चेंज, कोई चेंज प्रोड्यूस नहीं होगी, तो इसको हम लिख सकते हैं ज़ीरो। तो करंट को क्या लिखेंगे, ज़ीरो ओवर टी, दैट विल बिकम इक्वल टू ज़ीरो। सो यहाँ से जो ज़ीरो है इसको हम यहाँ पे पुट करते हैं। सो इक्वेशन नंबर 1 किस तरह से आएगी, b विल बी इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 2πr इंटू ज़ीरो एंड इट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। सो मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ स्टैटिक चार्ज इज़ इक्वल टू ज़ीरो। सो मैग्नेटिक फील्ड around a static charge is 0. This is the answer of the second question. उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने ये बताना है कि एक सोलिनॉइड जो है इसके इनसाइड कब मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा और कम होती है। उसके लिए हमारे पास दो केसेस होंगे यहाँ पे। एक केस जो है उसके अंदर सोलिनॉइड की लेंथ इंक्रीज़ होगी। आपको पता है सोलिनॉइड कुछ इस तरह से होता है, अगर इसको स्ट्रेच किया जाए, इसकी लेंथ इंक्रीज़ हो जाए, तो इसके अंदर किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड पे क्या फ़र्क पड़ेगा, या अगर इसके टर्न्स को डबल कर दिया जाए तो फिर इसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा मैग्नेटिक फील्ड पे। तो ये हमने फाइंड आउट करना है। कंक्लूड करने के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे, सिंस मैग्नेटिक फील्ड inside a solenoid is given by B is equal to mu naught n into I। यहाँ पे जो n है इट इज़ इक्वल टू कैपिटल N ओवर L, और कैपिटल N क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, एंड कैपिटल L इज़ द लेंथ ऑफ द सोलिनॉइड। इसको पुट करते हैं तो B विल बिकम इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एन आई ओवर L। इसको हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब इस इक्वेशन के मुताबिक हमारे पास जो दो केसेस होंगे, एक केस जो है उसके अंदर हमने केस नंबर 1 क्या होगा, इफ़ लेंथ इज़ डबल्ड, इफ़ लेंथ इज़ डबल्ड, और इसके मुताबिक क्या होगा, L विल बी चेंज इनटू 2L। इसको हम खींच के इसकी लेंथ जो है वो यहाँ से लेके इसको डबल कर देंगे और 2L के बराबर हो जाएगी। इक्वेशन नंबर 1 के मुताबिक हम इसको अब क्या लिखेंगे, B इज़ इक्वल टू, यहाँ पे चूँकि B चेंज हो जाएगा तो हम B प्राइम लिख देंगे, बाकी सारी क्वांटिटीज़ एज इट इज़ आएंगी, सिर्फ L की जगह पे हमने 2L लिख देना है। ओके, सो NI ओवर 2L। अब यहाँ पे 2L लिखेंगे तो एक चीज़ हम इसको 1/2 को अलहदा कर सकते हैं,
म्यू नॉट एन आई ओवर एल, और इस पूरे को हम किसी b के बराबर रख सकते हैं, चूँकि यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में देखिए तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ओवर एल है, तो यहाँ पे हम रख सकते हैं 1/2 इंटू बी, सो बी प्राइम इज इक्वल टू 1/2 इंटू बी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो फाइनल फील्ड है लेंथ को इंक्रीज़ करने के बाद ये डिक्रीज़ हो जाएगी, इट इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ द ओरिजिनल फील्ड, सो फील्ड इज़ डिक्रीज्ड टू 1/2। ओके, नेक्स्ट केस के अंदर हमने क्या देखना है कि अगर हम इस सोलेनॉइड में नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो उसको इंक्रीज़ कर देते हैं, ठीक है। अब हमारी जो लेंथ है वो इंक्रीज़ नहीं हो रही और लेंथ उतनी है, नंबर ऑफ़ टर्न्स जो है वो इंक्रीज़ हो गए हैं। सो केस नंबर 2 के अंदर क्या होगा, इफ़ नंबर ऑफ टर्न्स आर डबल्ड, और नंबर ऑफ़ टर्न्स डबल होने का मतलब है कैपिटल N जो है ये 2N में कन्वर्ट हो जाएगा, और कैपिटल N जो है ये 2N में जब कन्वर्ट होगा इस इक्वेशन के अंदर तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड B विल बिकम इक्वल टू म्यू नॉट और 2 इंटू एन आई ओवर एल। हमने सारी चीज़ें वैसे ही लिखी हैं, सिर्फ हमने नंबर ऑफ़ टर्न्स की जगह पे 2N लिख लिया। अब इस 2N को अगेन यहाँ पे कॉमन अगर ले लेते हैं तो बाकी बचेगा म्यू नॉट एन आई ओवर एल, अगेन ये क्वांटिटी इसके बराबर आ गई तो इसकी जगह पे हम b पुट कर लेंगे, तो ये बराबर आ जाएगा b प्राइम इज इक्वल टू 2b। इट मीन्स फाइनल फील्ड जो है वो 2 टाइम्स के बराबर हो जाएगी इनिशियल फील्ड के। सो फील्ड इज इंक्रीज्ड इन दिस केस, इंक्रीज्ड बाय 2 times. Okay, so this is the answer of the question number 3. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने बताना है कि अगर एक प्रोटॉन को किसी x डायरेक्शन में फेंका जाए और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अगर जो है कुछ इस तरह से हम इसको ड्रॉ करते हैं, दिस इज़ पॉजिटिव x डायरेक्शन, दिस इज़ पॉजिटिव y, दिस इज़ पॉजिटिव z डायरेक्शन। तो वेलोसिटी ऑफ द प्रोटॉन की ये डायरेक्शन हो, मैग्नेटिक फील्ड को नेगेटिव z डायरेक्शन में ड्रॉ करें, और नेगेटिव z डायरेक्शन किस तरह से होगी, आपको पता है पॉजिटिव z डायरेक्शन आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है और नेगेटिव z डायरेक्शन इनवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर जो है कुछ इस तरह से है। अब हमने ये बताना है कि अगर इस प्रोटॉन को हमने x डायरेक्शन में फेंका जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड -z के अलॉन्ग थी, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं उसकी डायरेक्शन बाय यूजिंग F इज़ इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B से। और इसके लिए V जो है वो सबसे पहले हमने देखा पॉजिटिव x डायरेक्शन में है, और इसके बाद दूसरी क्वांटिटी है यहाँ पे B, और B जो है ये नेगेटिव z डायरेक्शन में है। अब इन दोनों को लेकर हमने बाय राइट हैंड रूल फाइंड आउट करना है। बाय राइट हैंड रूल हमने फाइंड आउट करना है कि F की डायरेक्शन जो है वो क्या होगी। तो राइट हैंड रूल जो है वो हमें क्या बताता है, सबसे पहले रोटेट फर्स्ट वेक्टर टूवर्ड सेकंड। पहला वेक्टर यहाँ पे कौन सा है, V है, इसको रोटेट करें B की तरफ। पहला वेक्टर ये वाला है, ठीक है, फर्स्ट, एंड दिस इज़ सेकंड वेक्टर। तो पहले को दूसरे की तरफ रोटेट करें, उसके बाद कर्ल ऑफ फिंगर्स जो है इस डायरेक्शन में पुट करें एंड पुट कर्ल ऑफ राइट हैंड fingers in the direction of rotation।
तो कर्ल ऑफ फिंगर्स को राइट हैंड की कर्ल ऑफ फिंगर्स को इस डायरेक्शन में अगर हम रखते हैं तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स जो है वो थंब के साथ डिनोट होगी। तो थंब हमारा जो है वो थंब विल गिव डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो इस हिसाब से हम कंक्लूड क्या करते हैं कि ये जो फोर्स होगी इसकी अपवर्ड डायरेक्शन होगी यहाँ पे। सो फोर्स इज डायरेक्टेड अपवर्ड along positive y axis।